सोने की पत्ता गोभी। बहुत समय पहले की बात है। भजनपुर नामक गांव, जहां निर्मला अपनी बड़ी बेटी कविता और छोटी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और उनका एक छोटा सा गोभी का बगीचा था। निर्मला अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वहीं उसकी बड़ी बेटी कविता को बुटीक का काम आता था, जिस वजह से वो घर बैठी ही काम करके 4 पैसे कमाया करती थी। कविता के पास कभी सूट सिलने के लिए आते तो कभी ब्लाउज तो कभी लहंगे। ऐसे ही कविता अपने घर में बैठे बैठे बहुत सारे काम करती है और 4 पैसे कमाती है। उनका घर का खर्चा आराम से तो नहीं, लेकिन चल जाता था। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है और उसकी दोस्त प्रियंका उसके साथ खेल रही होती है और उनकी क्लास में पढ़ रही अमीर लड़की शनाया उनके पास आती है। तुम लोग कितने भोंदू हो, अभी भी ये खेल खेलते हो। अब तुम्हें पता नहीं हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो हमें बड़े बच्चों की तरह रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें बता दो कि बड़े बच्चे कैसे रहते हैं। देखो, कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाऊंगी, इसलिए तुम लोग अच्छे से रहोगे तभी तो बुला पाऊंगी ना, वरना तो मेरी बेइज्जती करवा दोगे। हमारे पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी बात का ताना मारो, क्योंकि साफ बात और अच्छी बात कि तुम हमें बहुत पसंद हो तो तुम हमें बुलाना, वरना मत बुलाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी और प्रिया की बेइज्जती तुम सबके सामने करो। हमारे पास जितना हो सकेगा हम उतना अच्छा पहनकर आ जाएंगे। तुम्हें पता है, इस बार मेरे बर्थडे पर मेरे पिताजी ने शहर से इतना अच्छा गाउन मंगवाया है कि तुम देखकर हैरान रह जाओगी, और मैं बर्थडे पर वही पहनूंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक से एक और सुंदर ड्रेस मेरी बहन बनाना जानती है, वो फैशन डिजाइनर है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पर निकल आए हैं, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारी बहन एक मामूली गांव की फैशन डिजाइनर है। उसे भला कहाँ से इतना अच्छा गाउन बनाने का आइडिया आएगा, और तुम गरीबों के पास कितना भी अच्छा होगा तो तुम हम जैसे अमीरों के लेवल पर नहीं पहुँच पाओगी। हाँ, वहम में मत रहो शनाया, तुम्हें तो पता ही है कि फैशन डिजाइनर क्या नहीं बना सकते। और तुम देखना, मैं तुम्हारे बर्थडे पर बहुत अच्छा ड्रेस पहन कर आऊंगी। स्कूल में ये सारी बातें होने के बाद प्रिया उदास हो जाती है और शनाया की बुरी भली बातें सुनकर घर में मुंह लटका कर पहुँचती है। प्रिया का मुंह लटका हुआ देखकर उसकी बड़ी बहन कविता कहती है, प्रिया तुझे क्या हुआ है, तू मुंह लटका क्यों रखी है। तुझे पता है ना कि तुझे चिंता में देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, और तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी हर बात पूरी करूंगी। बता क्या हुआ, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। क्या बताऊं दीदी, मेरी क्लास में एक बहुत अमीर लड़की है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, और वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे है और वो अपने पिताजी की लाई हुई ड्रेस के पुल बांध रही थी, जिस वजह से मैं आपकी तारीफ कर दी, और उसने मुझे चैलेंज किया कि हम जैसे गरीबों के पास कितना भी अच्छा होगा तो भी हम उन अमीरों के लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी ड्रेस बना कर दूंगी और उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारी दोस्त शनाया भी नहीं। अच्छा सुनो, अब मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तुम खाना गर्म करके खा लेना, रसोई में खाना रखा है। जैसे ही कविता दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। बेटा, मैं यहाँ थक कर बैठी हूँ, अगर तुम मुझे कुछ खिला सकती हो तो खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको खाना दे देती हूँ, घर में खाना रखा है। कविता घर में रखा हुआ खाना लेकर आती है और बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत झटपट खाना खाती है। पास में खड़ी कविता की छोटी बहन प्रिया उस बूढ़ी औरत को खाना खाते हुए देखकर अचंभित हो जाती है और अपना मायूस सा मुंह लेकर वहाँ खड़ी रहती है। खाना खाते ही बुढ़िया की नजर प्रिया के लटके हुए मुंह पर जाती है। तभी बुढ़िया कहती है, क्या हुआ बिटिया, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम किसी वजह से परेशान हो। पूछो मत अम्मा, ये क्यों परेशान है, इसके दोस्त का बर्थडे है और उसने इसे चैलेंज किया है कि इसको अच्छी ड्रेस पहनकर आना है, और ये इसी वजह से मुझसे आस लगाकर बैठी है कि मैं इसके लिए एक अच्छी ड्रेस बना दूं। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी ड्रेस बना दोगी, और ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम इतने सारे लोगों की ड्रेस बनाती हो तो तुम अपनी छोटी बहन की भी ड्रेस बना दोगी। मुझे यकीन है कि ड्रेस बहुत सुंदर होगी। बुढ़िया इतना कहकर पास में लगे गोभी के बगीचे को छूती है और चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। प्रिया रोजाना की तरह स्कूल जाती है
और कविता अपने काम करती है। प्रिया के स्कूल में सभी बच्चे मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और लंच होते ही तो शनाया फिर से सब बच्चों को रोकती है और कहती है, तुम सभी को मेरे यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनकर आने होंगे। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और सभी बच्चे अच्छी ड्रेस पहनकर आना, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मेरी बेइज्जती करा दोगे और मैं तुम्हें केक नहीं खिलाऊंगी। शनाया इतना कहने के बाद अपनी दोस्त ऋचा के साथ हंसने लगती है और तुरंत ही प्रिया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। प्रिया, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त प्रियंका पर डाउट है कि अगर कोई मेरी बेइज्जती कर सकता है तो वो तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों ही सबसे ज्यादा गरीब हो और तुम्हारे पास ही पैसे की कमी है। हम सब बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, लेकिन प्रिया और प्रियंका का तो कोई जवाब ही नहीं। ये तो कितने कॉन्फिडेंस में है कि जैसे ये दोनों ही हूर की परी लगेंगी। अरे ये गरीब लोग बहुत तेज होते हैं। लोगों के कपड़े जब बाहर सूख रहे होते हैं तो ये चोरी कर कर उन्हें ले आते हैं और फिर उन्हें पहनते हैं और उन कपड़ों को अपना बताते हैं। क्यों, सही कहा ना? शनाया और ऋचा की बातें सुनकर प्रिया और प्रियंका दोनों ही रोने लगती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं और अपने अपने घर पहुंचती है। प्रिया अपने घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहन कविता को सब कुछ बताती है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं तो खरीद कर तुझे दे दूंगी ताकि तू पहनकर उसके बर्थडे में पहुंच जाए और वो अपना मुंह बंद रखे और तेरा मजाक उड़ाना भूल जाए। 2 दिन बाद शनाया का बर्थडे होता है और कविता अपनी बहन की बेइज्जती नहीं होने दे सकती थी, जिस वजह से वो उसे मार्केट ले जाने के लिए घर से बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर पास में लगे गोभी के बगीचे पर पहुंचती है, जिसमें गोभी बहुत अच्छी हो रखी होती है। और इतनी अच्छी गोभी देखकर कविता के दिमाग में आइडिया आता है और वह झटपट गोभियां तोड़ लेती है। दीदी, अभी तो इनमें से बहुत सारी गोभी कच्ची थी, लेकिन आपने वो भी तोड़ ली। मुझे लगता है आज माँ हमें बहुत डांटेंगी क्योंकि ये गोभी तो बाजार में बिकेंगी भी नहीं। तू जानती नहीं है कि मेरे पास कितना टैलेंट है। अभी रुक, मैं तुझे अपने दिमाग में चल रहे आइडिया के बारे में बताती हूँ, तो बस अपनी बड़ी बहन पर भरोसा रख। कविता घर में बची सारी कतरन उठाती है और उन कतरन से एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। गाउन इतना अच्छा तैयार होता है कि कविता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। और तभी पास में खड़ी प्रिया कहती है, मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। कभी आप मुझे मार्केट ले जा रही होती हो, तो कभी आप गोभी तोड़ लेती हो, तो कभी आप सिलाई मशीन पर बैठकर मेरा गाउन सिलने लगती हो। अगर ये सब चलता रहा तो फिर मैं तो पहुंच गई शनाया के बर्थडे में। अपनी बहन की बातें सुनकर कविता मन ही मन मुस्कुराती है और पास में रखी पत्ता गोभी उठाती है और उस पर एक एक करके उसके पत्ते खोलकर लेयर बनाती है। धीरे धीरे करके पूरा गाउन तैयार हो जाता है और पूरे में पत्ता गोभी के पत्ते लगने के बाद गाउन बहुत सुंदर दिखता है। इंतजार कर रही पास में बैठी प्रिया इतना सुंदर गाउन देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो इतना यूनिक गाउन बनाया है। शनाया के बर्थडे में शनाया के ड्रेस में मेरे गाउन के आगे फीकी पड़ जाएगी। शनाया के क्लास के सभी बच्चे तैयार होकर उसके घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी पत्ता गोभी का गाउन पहनकर शनाया के घर पहुंचती है। पत्ते गोभी का यूनिक गाउन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और तो और शनाया भी अपने ड्रेस के आगे उसके यूनिक गाउन को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह बेटा, तुम्हारे कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। ये देखो प्रिया के पास कितना अच्छा टैलेंट है। आज तक हमने पत्ता गोभी का गाउन किसी को पहने हुए नहीं देखा, लेकिन इसका गाउन कितना सुंदर दिख रहा है। शहर से लाई हुई तुम्हारी ड्रेस भी इसके गाउन के आगे फीकी है बेटा। मुझे पता है कि वो ड्रेस अच्छा कम पत्ता गोभी वाले पौधे जैसी दिख रही है। शनाया को भी प्रिया का गाउन बहुत पसंद आता है, लेकिन मन ही मन जलन की वजह से शनाया एक बार भी उसके गाउन की तारीफ नहीं करती। शनाया के बर्थडे पार्टी में सभी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। शनाया भी सभी बच्चों से अच्छे से बात करती है, लेकिन प्रिया का गाउन देखकर शनाया को अंदाजा लग गया था कि प्रिया की बहन एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है जिसके पास बहुत टैलेंट है, और ये सब देखकर शनाया उससे जलने लगती है। लेकिन प्रिया सबके सामने शनाया से कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारी तारीफ कम मेरी तारीफ ज्यादा हुई है, और अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। प्रिया की दोस्त प्रियंका भी उसकी ड्रेस को देखकर उसकी बहन के टैलेंट की फैन फॉलोवर बन जाती है, और प्रिया अपने घर पहुंचकर पत्ता गोभी का गाउन अपने कमरे में संभाल कर रख देती है। गाउन इतना भारी होता है कि वो बिना किसी सहारे के खड़ा रहता है। रात होते ही सभी सो जाते हैं और अचानक पत्ता गोभी के गाउन से एक दिव्य रोशनी निकलती है और कविता की आंखों पर पड़ती है। दिव्य रोशनी निकलने की वजह से कविता की आंखें खुली की खुली रह जाती है
और जैसे ही वो पास में रखे गाउन को देखती है कि पत्ता गोभी का गाउन एक सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगता है। और ये सब देखकर कविता समझ जाती है कि सारे गोभी के पत्ते सोने के पत्ते गोभी में बदल गए हैं। जैसे ही वो अपनी माँ और बहन को उठाती है कि तभी पत्ते गोभी के गाउन से आवाज आती है, कविता तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जादुई पत्ता गोभी के पत्ते हैं, इसलिए हम सुनहरे पत्तों में बदल चुके हैं। और तुम गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम मेहनती भी हो, जिस वजह से हम अपना जादू तुम्हें दिखा रहे हैं। तुम हमारे पत्ते को तोड़कर सुनार के पास जाकर बेच दो, जिससे तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और तुम उन पैसों से अपनी और अपनी माँ और बहन की जिंदगी सुधार सकती हो। कविता गाउन की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ और बहन के उठ जाने पर सारी बातें उन्हें बताती है। फिर एक दिन कविता अपनी माँ से कहती है, माँ अब जब हमारे पास इतना अच्छा सुनहरा मौका है तो हम इसको व्यर्थ क्यों जाने दें? क्यों ना हम सबसे पहले अपना एक बहुत अच्छा घर खरीदे। हाँ तुम सही कहती हो, इस जादुई गोभी के पत्ते से मदद लेकर तुम घर खरीद सकती हो, जिसके छत के नीचे हम आराम से सो सकते हैं। कविता जादुई सुनहरे गोभी के पत्तों में से कुछ पत्ते तोड़ती है और सुनार के पास ले जाकर उन्हें बेच देती है। कुछ महीनों बाद कविता का एक बहुत अच्छा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी पार्टी कविता प्रिया की दोस्त, आस पड़ोस और अपनी माँ की दोस्तों को भी देती है। अपने घर का उद्घाटन करके वो अपने अच्छे से घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इस तरह उनकी जिंदगी में आराम आ जाता है। और फिर कविता की माँ घरों में साफ सफाई का काम करना बंद कर देती है और आराम से अपने घर में बैठकर सुख चैन की रोटी खाती है। परी के जादुई 3 रास्ते। बहुत समय पहले की बात है, नीलकंठ गांव, जहां कविता अपने माता पिता के साथ रहती थी। कविता का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन खुशहाल परिवार था। कविता के पिताजी जलेबी का काम करते थे। रोजाना काम के सिलसिले से कविता के पिताजी को कभी शहर से ऑर्डर आता तो कभी गांव के बड़े बड़े घरों से। रोजाना की भाग दौड़ में कविता के पिताजी अपने आप को व्यस्त रखते थे। ऐसी ही एक बार की बात है, जब कविता के पिताजी शहर का ऑर्डर पूरा करने शहर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो अपाहिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में बहुत लंबा खर्चा बनता है। और ये बात जब कविता और उसकी माँ को पता चलती है कि हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इलाज करवाते करवाते उनकी सारी जमा पूंजी उसमें खर्च हो जाती है। समय के साथ साथ कविता के घर में पैसों की कमी होने लगती है। फिर एक दिन कविता की माँ कविता से कहती है, बेटा तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद हम अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा चुके हैं। अब घर में इतना भी पैसा नहीं कि हम खर्च कर सके। अब तू ही बता हमारा क्या होगा। माँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड की मम्मी भेलपूरी बेचती है और वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है। बेटा भेलपूरी में जो भी सामान चाहिए होगा वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी और मैं तुझे सारा सामान तैयार करके दिया करूंगी, तू सिर्फ बाजार में जाकर उसको बेच दिया करना। माँ मैं जानती हूँ भेलपूरी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी को देखा है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस 2-3 प्रकार की चटनियाँ, मुरमुरे, नमकीन, पापड़ी, मूंगफली, मिर्च, प्याज, टमाटर आदि ये सब चाहिए होता है। ये सब तो हमारे पास हमारे खेत से भी मिल जाएगा। अगले दिन कविता अपनी माँ के साथ मिलकर अपना सारा सामान तैयार कर लेती है और एक बड़ी सी थाल पर अपना पूरा सामान और एक स्टैंड अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। मार्केट में पहुंचकर कविता लोगों को देखती है कि तरह तरह के आइटम हर कोई बेच रहा होता है और वो भी वहां पर जाकर अपना स्टॉल लगा लेती है। कविता बहुत समझदार लड़की थी, जिसे कैसे अपनी चीज को बेचना है इस चीज का अच्छे से आइडिया था और वो मार्केट में खड़े होकर आवाज लगाती है, कोलकाता की भेलपूरी ले लो, कोलकाता की स्पेशल मसाले वाली भेलपूरी ले लो। कविता की स्टॉल सबसे अलग हटकर थी और पूरी मार्केट में किसी के पास भेलपूरी नहीं थी, जिस वजह से कुछ ग्राहक कविता के पास आते हैं और उसकी भेलपूरी खाते हैं। भेलपूरी खाकर सभी को वो चटनी का स्वाद और स्पेशल मसाला खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से लोग उसे फिर से ले लेते हैं।
ये सब देख रहे पास के दुकानदार कविता के पास आते हैं और उसे डराने धमकाने लगते हैं। मेरा बिजनेस राम लड्डू का है और तुझे पता है इस मार्केट में राम लड्डू सबसे ज्यादा बिकता है और तेरे स्टॉल की वजह से मेरे राम लड्डू पर ग्राहक कम हो गए हैं। तुम्हें पता है इस गांव में सबसे ज्यादा गोलगप्पे बिकते हैं और मैं गोलगप्पे बेचता हूँ, लेकिन तुम्हारी भेलपुरी में पता नहीं क्या है जिसकी वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारे भेलपुरी खाने आए हैं और उन्होंने 2 बार ली, जबकि वो हमेशा मेरे गोलगप्पे 4 बार खाते हैं। देखो जो भी हो, हम तुम्हें यहाँ पर स्टॉल लगाने नहीं दे सकते क्योंकि हम यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हैं और हम फालतू में अपनी मेहनत को खराब नहीं कर सकते। और तुम कल की आई लड़की यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही, चलो जाओ यहाँ से। कविता उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन दुकानदार बहुत ज्यादा तेज होते हैं और वो जलन की भावना से उसे मार्केट से हटा देते हैं। कविता लड़की होने की वजह से उनसे ज्यादा बोल नहीं पाती और न ही अपनी बात रख पाती है, जिस वजह से कविता को वहां से अपना स्टॉल हटाना पड़ता है। घर में पैसा ना होने की वजह से कविता टेंशन में होती है और अपना स्टॉल लेकर घर वापस जा रही होती है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बता सके, लेकिन टेंशन में होने की वजह से कविता रास्ता भटक जाती है और दूसरे रास्ते पर पहुंच जाती है। कविता उन रास्तों को देखकर चौंक जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी रास्ते में से आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें हम रास्ता दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रास्ते तुम्हें दिखेंगे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगी। रास्ता भी चुनना पड़ेगा? ऐसा क्यों? मैं तो पीछे के रास्ते से आई थी, तो मैं वहीं से वापस चली जाऊंगी। मुझे रास्ते बहुत डरावने लग रहे हैं। ना बाबा ना, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरे पिताजी अपाहिज है और घर में पैसा भी नहीं है जो हम उन्हें कुछ अच्छा खिला पिला सके। कोई बात नहीं, हम तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा और तुम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर सकोगी, साथ में तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकोगी। तभी तीसरी लिपस्टिक वाला रास्ता उससे कहता है, मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक है, तुम इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हो और अपना घर चला सकती हो। तुम चाहो तो मेरे रास्ते से जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी सारी लिपस्टिक दे दूं। तभी पास में मेकअप किट वाला रास्ता बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मेकअप किट की कितनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर तुमने मेरी एक किट भी बेची तो तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और ये सब तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, चाहे जितनी मर्जी ले जाओ। दोनों रास्तों की बातें सुनकर कविता बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसने ऐसे रास्ते पहली बार देखे थे कि तभी पास में बहुत सुंदर ड्रेस वाले रास्ते से आवाज आती है, मेरे पास बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस है, तुम इन ड्रेस को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। तुम चाहो तो मेरा रास्ता चुन लो। थोड़ी देर बाद मिट्टी वाले रास्ते से आवाज आती है, मैं समझ गया कि तुम्हें इन सब रास्तों की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने पिताजी के पास पहुंचना है। मैं साधारण मिट्टी का रास्ता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और न ही तुम मुझे बेचकर कुछ कमा पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें घर पर जल्दी पहुँचा सकता हूँ। लिपस्टिक वाला रास्ता, मेकअप किट वाला रास्ता, ड्रेस वाला रास्ता और मिट्टी वाला रास्ता, इन सब की बातें सुनकर कविता के मन में जो बात आती है कविता वही कहती है, मुझे इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने घर जल्दी पहुंचना है और मुझे दुकानदारों का जुल्म माँ को बताना है और मेरे पिताजी भी मेरे इंतजार कर रहे होंगे। कविता इतना कहकर मिट्टी के रास्ते पर चलने लगती है और अपने घर की तरफ पहुंचने की कोशिश में जल्दी जल्दी कदम रखती है, लेकिन चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण मिलती है और उसे घायल अवस्था में देखकर कविता कहती है, अरे ये हिरण यहाँ पर अकेला है और ये घायल भी है, मैं इसकी मदद करती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। मैं बहुत समय से परेशान हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मैं तुम्हें ठीक करके वापस यहीं पर लाकर छोड़ दूंगी। कविता अपने घर पहुंचती है और उस हिरण के बारे में बताती है, फिर उन जालिम दुकानदारों के बारे में भी अपनी माँ को बताती है और घर में पहुंचकर उस हिरण का बहुत ख्याल रखती है। सारी बातें हो जाने के बाद कविता शाम को फिर से मार्केट में निकल जाती है और घर में अकेला हिरण इधर उधर घूमता फिरता है। पूरी शाम मेहनत करके कुछ लोगों को भेलपूरी बेच पाती है। कविता अपने काम से बहुत खुश थी क्योंकि सुबह उसे कोई चैन से काम नहीं करने दे रहा था, लेकिन शाम होते ही उसे अच्छी जगह भी मिल जाती है और वो भेलपूरी भी बेच लेती है। थक हार के कविता घर वापस आती है।
ये सब देख हिरण समझ जाता है कि सच में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और फिर भी वो उसकी मदद कर रहे हैं। कविता हिरण को खिला रही होती है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा भेलपूरी बेचकर हमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे तो हमारे घर में राशन कैसे आएगा और तेरे पिताजी की पट्टियाँ कैसे होगी। ये सब दुख से भरी बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर एक परी के रूप में आ जाता है। बदला हुआ हिरण का रूप देखकर कविता हैरान रह जाती है और साथ ही डर जाती है। तभी परी कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। मैंने हिरण का रूप ले रखा था और देखना चाहा कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद और इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी मेरी मदद कर रही थी। और तो और तुम्हारे घर में राशन ना होने के बाद भी तुमने मुझे इतने अच्छे से रखा। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो ये जादुई छड़ी। लेकिन जादुई छड़ी का मैं क्या करूँगी? आप बस मेरे पिताजी को ठीक कर दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कविता तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जैसी बेटी सबके पास होनी चाहिए। तुम्हें इतना सब कुछ मिलने के बावजूद कोई लालच नहीं है और तुम अपने पिताजी को ठीक पाना चाहती हो, इसलिए अब मेरी बात को गौर से सुनो। ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी हर जगह मदद करेगी और इस जादुई छड़ी से तुम अपने पिताजी को भी ठीक कर सकती हो, साथ में अपने घर की गरीबी भी मिटा सकती हो। अपनी बात कर कर परी वहाँ से चली जाती है। कविता बहुत होशियार होती है और वो जादुई छड़ी घुमाकर कहती है, हे जादुई छड़ी, मेरे घर में मेरे पिताजी को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो ताकि वो अच्छे से चल फिर सके और मेरा ये घर एक बड़े से घर में बदल दो और इसमें जरूरत की सारी चीजें हमें दे दो। जादुई छड़ी में से सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके पिताजी और पूरे घर में घूमती है और वहीं उसके पिताजी भी ठीक हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ही कविता का छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है जिसमें सारी जरूरत की चीज रखी होती है। ये सब देखकर कविता और कविता की माँ बहुत खुश होती हैं। कविता के पिताजी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, बहुत धन्यवाद उन परी जी का, अगर वो ना होती तो पता नहीं कितने महीनों तक ऐसे ही बेड पर पड़ा रहता मैं। जादुई छड़ी की वजह से कविता को अपना बड़ा घर मिल जाता है और अपने पिताजी बिल्कुल स्वस्थ मिलते हैं, जिस वजह से कविता बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। जादुई छड़ी की वजह से कविता अपने माता पिता के साथ बहुत खुश होती है और अपने बड़े से घर में अपने माता पिता को जादुई छड़ी की मदद से तरह तरह के व्यंजन खिलाती है। इस तरह सभी बहुत खुश होते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छे से रहने लगते हैं। कविता के अब मुश्किल दिन खत्म हो जाते हैं। कविता अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।